तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं सैंपल पेपर 1 क्लास 10th का। ठीक है, आज डे 1 है इसका। हम इसमें टोटल 15 सैंपल पेपर मेरे पास है जो देखेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल ये 15 सैंपल पेपर कर लेंगे तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब फर्स्ट में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन, फिर 3 और उसके बाद 5 नंबर। यानी ये सीबीएसई बोर्ड पर आधारित जो सैंपल पेपर है उसी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज डे 1 है इसका। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर आपको ये सैंपल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारे नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप मैसेज कीजिए नंबर पर, हम आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और ये सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और देखिए हमारे जो है सेट 1 बोलना है द लीनियर फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर। अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, के इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 है बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या है, के क्या है के लेस देन इक्वल टू 2 है, के ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, और डी ऑप्शन में है 2 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू -2। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसमें दिया है और हमें के का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, डी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारा जो रूट आता है, यानी हमारा जो रूट आता है वो कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रूट होता है हमारा रियल, लेस देन 0 होता है तो क्या होता है इमेजिनरी, और इक्वल टू होता है तो रियल एंड इक्वल रूट होता है। यही हमने पढ़ा है अभी तक। तो चलिए हम इस पर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तब बी की जगह पर क्या है के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना हो गया, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि ए का स्क्वायर का गुणांक में होता है, यानी फैक्टर होता है, यानी 1, और सी कितना है 1 ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का रूट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, के ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये प्लस माइनस दोनों में आएगा क्योंकि रूट में होगा तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड के लेस देन इक्वल टू -2, यानी के 2 से बड़ा और -2 से छोटा होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, समझ में आ गया, ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अ क्यूबिक पोलिनोमियल कैन बी हैव, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम जीरोज कितना हो सकता है 1 2 3 या 4। तो हम जानते हैं, देखिए जीरोज क्या होता है हमें पता होना चाहिए पहले। जीरोज क्या होता है, जीरोज वो होता है मैक्सिमम डिग्री जितना होता है जीरोज उतना होता है, यानी मैक्सिमम डिग्री 2 जीरोज कितना हो जाएगा 2, मैक्सिमम डिग्री 4 जीरोज कितना हो जाएगा 4। यहाँ क्यूबिक बोला है तो क्यूबिक में मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम डिग्री होता है 3, यानी जीरोज कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर इज 3। समझ में आया, जीरो जब ऐसा पूछेगा तो निकाल देंगे, ऐसा ही क्वेश्चन पता, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई पोलिनोमियल दे देगा, बोलेगा कि इसका मैक्सिमम जीरोज कितना होगा, जैसे मान लो दे देगा कि ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब पूछेगा कि इसका मैक्सिमम जीरोज कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो जीरोज कितना 4,
तो इस तरह से इसका मैक्सिमम जीरो निकालते हैं, यानी जितना मैक्सिमम पावर उतना जीरोज। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। A fraction, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। A fraction become 4 when one is at the both the number numerator and denominator, and it's become 7 when one is subtract from both numerator and denominator. The number of given factor is, कोई नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई नंबर है, ठीक है, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में हम मान लेते हैं x अपॉन y है, क्या है, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो क्या हो जाता है, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। और जब हम x बाई y में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं, ठीक है, तब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, बिकम 7। तो ये फ्रैक्शन इसका कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व कर देते हैं आगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 4 हो जाएगा। ये डिवाइड में इससे जाएगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अगर किसी नंबर में हम एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी नंबर, कोई फ्रैक्शन में नंबर है, उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, और 1 घटाते हैं तो उसका वैल्यू आता है कितना, 7। तो हमें वही नंबर ज्ञात करना है, तो नंबर क्या होगा। हम देखो x है, x प्लस 1 और y प्लस 1 है, इज इक्वल टू कितना है, 4। तो x प्लस 1 तो यहां पर लेकर जाएंगे, ये हमारे पास गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तब हम यहां से निकालेंगे कितना, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y प्लस का 3, क्योंकि ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस से 4 से घट जाएगा। सेम वैसे इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 7y और माइनस का 7 मल्टीप्लाई होगा। और यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7y, और फिर उसके बाद y के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस का 6। ये हमारे पास वैल्यू आएगा। लेकिन हमें देखिए x का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू y प्लस 3 है, x की जगह पर पुट कर देंगे, सॉरी 4y प्लस 3 ना, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 7y माइनस का 6। तब यहां पर हम y को एक साइड करेंगे, यानी साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9। 6 को इस साइड लेकर आ गए, अब यहां से कटेगा 3, यानी y इज इक्वल टू कितना, 3। y का वैल्यू जब 3 आ गया तो x का वैल्यू का कितना आएगा, y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, यानी 12 प्लस 3, यानी कितना, 15। यानी x के वैल्यू 15 और y के वैल्यू 3, यानी 15 अपॉन, सॉरी हाँ 15 अपॉन कितना होना चाहिए, 3। x के वैल्यू 15, यानी 15 अपॉन क्या था, 3 था। या फिर इसे हम बोल सकते हैं 5 अपॉन 1। तो 5 अपॉन 1 ऐसा नंबर है जिसमें हम 1 जोड़ेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, आंसर कितना आएगा, 4, ठीक है। और 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 1 था ना, हाँ 15 अपॉन 1, 15 अपॉन 3। तो 15 अपॉन 3 ऐसा नंबर है जिसमें यदि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4। जैसे हम जोड़ के देख लेते हैं, 15 अपॉन 3 प्लस 1 ऊपर करेंगे, प्लस 1 नीचे करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 16 अपॉन 4, और 4 4 जा 16। और इसमें हम यदि ये घटाते हैं, 15 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये, 14, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 7 2 जा 14, यानी एक घटाते हैं तो कितना आएगा, 7। और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, हमें नंबर ज्ञात करना है। तो नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा नंबर। ऐसे बनाना पड़ता है। अब इतना लंबा ऑब्जेक्टिव के लिए इतना टाइम देंगे, अरे हमें समझाने में लग गया ना, तो कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट और आंसर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, उसके बाद आंसर। ये थोड़ा बनाना है, इतना हमें चेक थोड़ा करना है, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। नहीं तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यानी 196 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जो सम होगा, पावर का जो सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले।
पहले तो ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 96। फिर उसके बाद ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 और ये सीधे 8 49 98 हो जाएगा, नहीं 98, हाँ 98 और ये 4 से जाएगा 49, फिर ये 7 से जाएगा, 7 से जा 49, यानी 196 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, यानी कितना 2 2 है हमारे पास और 2 कितना है 7 है, 2 2 और 2 7 है, यानी इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 4, यानी इज द सम ऑफ द, क्या पूछा है, सम ऑफ the sum of expression of the prime factor is the prime factor, the sum of the factor कितना हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, ये 2 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 सॉरी, यानी 2 हमें 2 चाहिए और 2 हमें 7 भी चाहिए, यानी 2 7 और 2 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर इसका हो गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, 5 नंबर देख लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The pair of linear equation 2kx plus 5y is equal to 7. 2kx plus 5y is equal to 7. And एक और है 6x minus के 6y is equal to 11. है the unique solution। हमें इसका यूनिक सोल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए हमें k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन निकालना है। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है a1 upon b1 सॉरी a1 upon a2 does not equal to क्या b1 upon b2, तब हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है ना, ये होता है। हमारे पास a1 कितना है, यहाँ पर a1 की जगह पर है 2k upon a2 की जगह पर कितना है 6 does not equal to 5 upon माइनस का 6, 5 upon माइनस का 6। अब देखो यहां से हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2k, 6 से 6 गया does not equal to माइनस का 5 यानी k does not equal to माइनस के 5 upon 2, यानी k माइनस के 5 upon 2 के बराबर नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें 3 हमारा था, एक होता है ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, तो ये क्या होता है पैरेलल होता है ना, पैरेलल होता है। फिर उसके बाद आता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तब ये क्या होता है, ये जो होता है इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, कितना सॉल्यूशन होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, ये वाला एक और एक ये वाला और एक ये वाला, इस पे से एक क्वेश्चन आपको रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन कभी पूछ देगा, कभी के का वैल्यू पूछेगा, कभी पूछ देगा कि डायरेक्ट भी पूछ सकता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसका -5 upon 2 आ गया, -5 upon। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं, आपके पास तो होगा नहीं। चलिए, द फोर्थ टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, एक एपी दिया है, जो ये एपी है, इसका अंतिम से चौथा टर्म हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग फार्मूला क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें कौन सा टर्म ज्ञात करना है अंतिम से चौथा टर्म, यानी t4 इज इक्वल टू में व्हाट पूछा, लेकिन कहां से, प्रारंभ से नहीं, यानी इधर से नहीं, कहां से, पीछे से, अंतिम से। तो अंतिम से ज्ञात करना है तो एक की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 49, अगर शुरू से ज्ञात करना हो तो एक तो -11 होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट से ज्ञात करना था। लास्ट से प्रथम पद कितना है 49, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 49। n तो हमें पता चल गया कितना 4, हम d निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस माइनस का 8 और प्लस का 11, क्योंकि माइनस b माइनस a होता है, तो ये हो जाएगा कितना 3, d भी हमें पता चल गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है tn का फॉर्मूला होता है, पता है हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लेकिन अब यहां पर तुम लोग को गलती करोगे, डायरेक्ट सब पता है हमें, डायरेक्ट फार्मूला लगाकर निकाल दोगे, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें लास्ट से पद निकालना है, लास्ट से पद निकालना है। तो ए में क्या होगा, आगे जाएगा, ए से आगे जाएगा। जब लास्ट से निकालना है तो ए से आगे नहीं जाएगा, ए से क्या आएगा पीछे आएगा, यानी ए से कम होगा, यानी ये जो 49 है उससे आगे नहीं जाएगा, यानी ए से कम होना है, तो ए से कम होना है तो इसे प्लस को माइनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि ए क्या है लास्ट टर्म है,
एपी का ये लास्ट टर्म है, यहां इसके लिए लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहां से हम निकालेंगे T4, और यहां पर तुम लोग गलती करते, कोई शक नहीं है। T4 इक्वल टू कितना हो जाता है, ए के जगह पर कितना है 49 माइनस 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा डी के जगह पर 3, यानी 49 माइनस 9, यानी 49 यानी 40, यानी यहां पर चौथा टर्म जो आ गया T4 इक्वल टू 40। अब समझ में आया। और ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा 100% गलत करते तुम लोग, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब ये मत सोच लेना कि अब एग्जामिनर जो बैठा है क्वेश्चन बनाने वाला कुछ पूछेगा ही नहीं, कुछ तो पूछेगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं इसका, तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे ध्यान से सुनेगा। बोल रहा है अ क्रोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस पर रेडियस से क्रोड डाला गया है, यानी जीवा डाला गया है। ये हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर, रेडियस सेम होता है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। सब्जेक्ट राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर ये क्या कर रहा है, राइट एंगल का बना रहा है, यानी ये सेंटर हो गया ना। तो सब्जेक्ट राइट एंगल एट द सेंटर, एंड सेंटर पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्रोड की लंबाई इन सेंटीमीटर में, यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी मान लो कि हम ओ ए बी मान लेते हैं, तो हमें ए बी फाइंड करना है। हमारे पास एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास है क्या, ए ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड क्या करना है वो ए बी इज इक्वल टू क्या फाइंड करना, समझ में आया क्वेश्चन। एक क्रोड है जो कि सेंटर से 90 डिग्री का, जो लाइन का रेडियस है उसमें 90 डिग्री का, तो मान लेते हैं हम ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या होता है, जब 90 डिग्री तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 200 200 हो जाएगा, 100 प्लस 100 200, यानी 2 इंटू सॉरी 10 रूट अंडर 2, 10 रूट अंडर 2 इसका हो जाएगा लंबाई, ठीक है। पाइथागोरस पर में लगा दिए 10 रूट अंडर 2, यानी इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 10 रूट अंडर 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये सॉरी 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एक, और एक बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस होता है रूट अंडर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे 200 है, 200 का वैल्यू आ गया इतना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, राइट एंगल है किस पे सी पर, ठीक है। तो हमें वैल्यू cos a प्लस बी का निकालना है, cos a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, cos a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो हम देखो हमें पता है ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल ए सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू है फाइंड करना है, ठीक है। हम ध्यान से देखेंगे, हमें पता है सॉरी 180 डिग्री होता है, एक एंगल दिया है हमें 90 डिग्री, हमें पता है तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो हम निकालेंगे, यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा सबसे पहले बात। तो हम सी की जगह पर पुट कर देंगे जो है ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से जब ए बी का वैल्यू पता चल गया तो हम लिख देंगे cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0/सन्नाटा हो गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0/सन्नाटा। तो इतना सिंपल तरीका से देखने से लगा क्या कि cos a प्लस बी ये कहां से आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिए तो हम ये 90 डिग्री है, हमें पता है कि ये और ये तीनों जोड़ने पर 180 होगा, हम तीनों को जोड़ दिए 180, 80 की जगह पर 90 पुट किए तो 180 में से 90 घटा दे 90 आ गया, ए प्लस बी एंगल ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, एंगल ए प्लस बी का वैल्यू जो आ गया उसमें हम cos का वैल्यू पुट कर दिए, आ गया आंसर हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा। इफ x - 2y + k = 0, x -
2y प्लस k इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया है, इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर a b c d, और एक ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं, वेक्टर ट्रायंगल ए का वर्टेक्स है -1,3, बी का वर्टेक्स है 0,4, सी का वर्टेक्स है -5,2, ठीक है, -5,2, देन द वैल्यू ऑफ k, ओके। यहां पर क्या दिया है कि ये जो इक्वेशन है, ये बोल रहा है कि इक्वेशन जो क्वेश्चन में है ना, इक्वेशन जो है वो इस ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है, ठीक है, यानी मिड में है, और हमें ये वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मिड में ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का जब भी हम मिड निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल का मिड निकालते हैं उसमें क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड यानी जी होता है, तो जी का हम वैल्यू इसमें हम सेंट्रोइड निकाल देंगे यानी जी निकाल देंगे, क्योंकि हमें जो पता है कि ये जो जी होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, और ये बोल रहे हैं कि ये भी क्या है, मिड पॉइंट होगा, यानी ये लाइन से जी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस लाइन से पास होना चाहिए, तभी ना दोनों मिड पॉइंट पर होंगे, तभी टच करेंगे एक दूसरे को। तो हमें पहले जी का वैल्यू हम निकालेंगे इसका, तो जी का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो देखिए क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट होता है तो कैसे निकालते हैं, -1 x के लिए -1 प्लस 0 और प्लस -5 अपॉन कितना 3, फिर वहां पर y के लिए क्या करते हैं, y के लिए लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 3, तब यहां से हम जोड़ेंगे तो ये 6 -6 यानी माइनस का 2, और यहाँ पर y इक्वल टू 9 यानी 3, यानी g का वैल्यू जो हो गया, g का जो वैल्यू आया हमारा कितना है, -2,3। अब ये हमारा g का वैल्यू है, अब g का जो वैल्यू होगा इससे पास होना चाहिए, g का वैल्यू इससे पास होना चाहिए, हम पास कराते हैं g का वैल्यू इससे, तो कितना हो जाएगा, एक से जगह पर -2 करेंगे, -2 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी ये -2 इंटू यानी -2 और माइनस का 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू कितना 8, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर डी, k का वैल्यू कितना आ गया 8। हमने क्यों इससे पास किया, क्योंकि ये हमारा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या होता है, बीच में होता है, और ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, यानी ये लाइन मान लीजिए कहीं से ऐसे पास हो रहा है, सेंट्रोइड से ही पास हो रहा है, मीडियन ट्रायंगल के मीडियन से पास हो रहा है, यानी मीडियन पर क्या रहता है, सेंट्रोइड से ये लाइन पास हो रहा है, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो जब ये मीडियन से पास हो रहा है यानी सेंट्रोइड को टच करेगा, और सेंट्रोइड को टच करेगा यानी सेंट्रोइड इसके ऊपर होगा और इसके ऊपर होगा, तो यानी ये सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या सैटिस्फाई करना चाहिए, और हमें k का वैल्यू निकालना था तो हम सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पुट किए और k का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 10 हो गया था, ठीक है। तो वीडियो लंबा नहीं करना है, इसीलिए अब हम इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से अगले वीडियो यानी डेट 2 में चलेगा। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम लगा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।